सेल्समैन और अमेरिका एक बहुत ही मतलब कैसे समझाया जाए इसे, ये एक नेवर एंडिंग रिलेशनशिप है। राइट। क्योंकि अमेरिका इज द फेस ऑफ कैपिटलिज्म और कैपिटलिज्म का फेस होता है एक सेल्समैन। अभी अपना मतलब अभी ये नाटक 48 में लिखा गया, ठीक है। तो एक तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर लिखा गया ये नाटक, ठीक है। प्लस ग्रेट डिप्रेशन भी हो चुका है, ठीक है। विली लोमेन जिस आइडियोलॉजी पे बिलीव करता है, मतलब अगर वही अमेरिकन ड्रीम जो है कि अगर मैं हार्डवर्क करूंगा तो मेरी सक्सेस गारंटीड है। मेटाफोरिकली आप खेलते हैं अपने राइटिंग में, तो वो दिखाना चाह रहे हैं कि ही डजंट बिलोंग हियर बट ही इज सो स्टबर्न और ही इज ट्राइंग सो हार्ड कि to be in this race, to be in that rat race, to say that. और नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं अपनी तीसरी वीडियो लेकर और दूसरे नाटक पर चर्चा करने, डेथ ऑफ अ सेल्समैन रिटन बाय आर्थर मिलर। हमारे चैनल का नाम किस्सों का कारवां। यहाँ पर हम किस्से, कहानियाँ और बातचीत करेंगे आपसे। और हमारे कैमरे के पीछे हम आप सबके सूफी ट्रैम्प सूफियान आलम बैठे हैं। आज वो कैमरा संभालेंगे और डॉक्टर साहब मेरे साथ रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, आर्थर मिलर का ये नाटक जो कि 1948 में लिखा गया था, तो नाटक के बारे में 49 ना? 48 में लिखा गया था, 49 में प्रीमियर हुआ था पहले। पहला शो हुआ था। तो शुरू करते हैं नाटक के बारे में। तो सबसे पहले तो बात यह है कि आपने आज डेथ ऑफ अ सेल्समैन के बारे में बात करना क्यों शुरू, क्योंकि हमने शुरुआत की थी ये किस्सों का, ये कारवां शुरू हुआ था विजय तेंदुलकर के साथ। बिल्कुल। तो आज आप चले गए वेस्ट 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 और सीधा अमेरिका। यस, व्हाई दैट? मैं जाना चाहता हूँ अमेरिका। नहीं 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 जाना तो खैर सभी चाहते हैं या लेकिन तो फिर ट्रम्प कह देता है यू कैन नॉट गो। तो हुआ क्या कि पिछली बार जैसे कि हमने विजय तेंदुलकर के नाटक से शुरू किया था और हमने चारों जो लेखक उस समय के क्या बस स्तंभ रहे थे राइटिंग में, उनके बारे में चर्चा कर ली थी। उनके नाटकों का हम आगे लाएंगे। फिर हमने सोचा, क्योंकि जब मैं कर रहा था ना दिल्ली में थिएटर, तो बात ये थी कि डेथ ऑफ अ सेल्समैन पे एज अ रीडर मैंने एक रिव्यू अपने हिसाब से लिखा था। डेथ ऑफ अ सेल्समैन में मैंने एक सीन वर्क किया था जो विली लोमेन और बिफ, विली लोमेन जो प्रोटैगनिस्ट है और बिफ जो उनका बड़ा लड़का है, तो हमने वो सीन वर्क किया था। तब से मुझे ये था कि यार डेथ ऑफ अ सेल्समैन ऐसा नाटक है जो होता है ना कि आप कोई किरदार आप कभी करना चाहें, आप जब बहुत उम्र दराज हो गए तो कौन सा, तो मुझे लगता है कि मैं डेथ ऑफ अ सेल्समैन आज करूंगा तो मैं बिफ या हैप्पी भी अभी थोड़ा और 5 साल लगेंगे उसको जस्टिफाई करने के लिए। पर विली लोमेन जैसा कैरेक्टर जो 60 से ऊपर सेल्समैन है, ठीक है, तो मैं 60 का मेकअप करके ठीक है आप कर सकते हो, लेकिन वो जो मेच्योरिटी है ना, वो जो इतनी सब कुछ बात हो रही है, जैसे आलोक चैटर्जी जी हैं, आलोक चैटर्जी सर थे, अभी उनका हाल ही में निधन हुआ। तो एनएसडी से पास आउट थे, इरफान खान साहब के बैचमेट थे, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं वैसे बाय द वे एनएसडी के उस ईयर में 87 या 88, आई एम फॉरगेटिंग, 87 ओके। तो 87 में जब इरफान साहब थे तो उनके ईयर के वो गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो वो भोपाल में ये अपना जो थिएटर चलाते थे उसमें वो डेथ ऑफ अ सेल्समैन करते थे। मैं उनके भी कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा आपको। तो डेथ ऑफ अ सेल्समैन जब वो करते थे, और उन्होंने बहुत सारे नट सम्राट भी नाटक किया है और ऐसे कई सारे किरदार उन्होंने किए। तो डेथ ऑफ अ सेल्समैन मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो पोर्ट्रे विली लोमेन का किरदार करते थे, बहुत ही शानदार करते थे। तो एनीवेज मुझे रूबरू होके ऐसे, मैं उनसे मिला हूँ एक बार भोपाल जब गया था, बट ऐसे ये नाटक देखने का मौका नहीं मिला। पर ठीक है, नाटक पे चर्चा करते हैं। नाटक क्या है? सरप्राइजिंगली मतलब मेरी तो फैमिली भोपाल से है और मैंने तुमसे ही सुना था आलोक चैटर्जी का नाम तो एक साल पहले। खैर, शेम ऑन मी बट नो शेम ऑन यू, बिकॉज हम आपको बताएंगे इस नाटक के बारे में। तो डेथ ऑफ अ सेल्समैन 1949 में लिखा गया नाटक है। 48 में लिखा गया था। 48 में लिखा गया नाटक है, प्रीमियर 1949 में हुआ था। यस। तो वो ये जो नाटक है, ये इसमें जैसे कि अभिषेक ने बताया, इट इज़ अबाउट अ सेल्समैन। जो सेल्समैन का नाम है विली लोमेन, और उसके परिवार में जो आजू बाजू के लोग हैं उनके बारे में कि उसकी लाइफ और उसके बिहेवियर का किस कदर उसके आजू बाजू के लोगों पर असर पड़ता है, क्या असर रहता है। तो मुख्य पात्र में है विली लोमेन और उनकी वाइफ लिंडा और उनके दो बेटे, एक बड़ा बेटा बिफ
और छोटा बेटा वेरी एप्टली नेम्ड हैप्पी. He's happy. Yes, he is in fact the only one who seems Who to seems be happy? who And seems who to be is happy. happy till the end of the play. इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा शायद. शायद परहैप्स जो थीम्स इस नाटक में एक्सप्लोर की गई हैं उनसे मिलता जुलता हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, उसको हटा देंगे एडिट में बाद में. तो नाटक की शुरुआत इस कदर होती है कि विली लोमन जो एक सेल्समैन का काम करते हैं, वो बॉस्टन एक और एक मेजर सिटी है न्यूयॉर्क के बहुत पास, वहां से काम करते हुए थके हारे से आते हैं. एक फेल्ड बिजनेस ट्रिप होती है उनकी. तो सेल्समैन और अमेरिका एक बहुत ही, मतलब कैसे समझाया जाए इसे, ये एक नेवर एंडिंग रिलेशनशिप है. राइट. क्योंकि अमेरिका इज द फेस ऑफ कैपिटलिज्म और कैपिटलिज्म का फेस होता है एक सेल्समैन. राइट. तो ये मतलब शुरुआत होते ही ये नाटक बहुत रिलेटेबल हो जाता है. क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अप अनटिल फेयरली रिसेंटली बहुत कम ऐसे राइटर्स थे जो कुछ अलग ला पा रहे थे और अलग लाकर टिक पा रहे थे थिएटर में. हाँ, और इस पे मैं बस एक बात कहना चाहूंगा. आर्थर मिलर ने ये नाटक क्यों लिखा? इट इज अ ट्रैजिक प्ले. ठीक है. इससे पहले जब भी हम ट्रेजेडीज पढ़ते थे तो सारी ग्रीक ट्रेजेडी आज भी फेमस है, या शेक्सपियर की ट्रेजेडी आपने देखी है, बॉलीवुड में मूवीज बनी है और शेक्सपियर की ट्रेजेडी वैसे फेमस है. तो ट्रेजेडीज हमेशा ना राजाओं की होती थी, ऐसा दिखाया था, नोबल मैन की होती थी. ठीक है. आर्थर मिलर ने कहा कि ट्रैजिक लाइफ एक कॉमन मैन की भी होती है और Yes. वो उनको दर्शाना था अपने नाटक के जरिए. आर्थर मिलर, मैं थोड़ा एंटन चेखव पे जाना चाहूंगा इससे पहले. हाँ, बिल्कुल. तो एंटन चेखव की भी ना जो नाटक होते थे वो ऐसा, जैसा मेरा इंटरप्रिटेशन है कि वो एक साथ 10 12 15 किरदार इंट्रोड्यूस कर देते हैं और उसके बाद उनका एक रिलेशन चलाते हैं. ठीक है. ये इससे इस तरीके से उस तरीके से रिलेटेड है और आप उसी मैथ में लगे रह जाते हो कि कुछ ना कुछ अगर बात कही गई, ह्यूमन रिलेशंस जो एक्सप्लोर करने की बात होती है ना, क्योंकि आप अगर शेक्सपियर के प्लेस देखें तो वो एक अलग लेवल पे ह्यूमन रिलेशंस को एक्सप्लोर करते हैं. इधर जो हम बात कर रहे हैं ना कि मैं अगर ह्यूम के साथ हूँ, मेरा उससे, मुझे पता है किस तरीके से वो किस बात पे कैसे रिएक्ट करेगा, या हम अपनी फैमिली में देखते हैं. तो फैमिली जो रिलेशंस की बात है ना, वहाँ पे मतलब आर्थर मिलर तो पूरी जो भी जुड़े होते थे उसमें, सॉरी एंटन चेखव तो जो भी जुड़े होते थे उनसे, आर्थर मिलर ने उसको और शॉर्टन और टाइटन कर दिया. मतलब अपने नाटक ऑल माय सन्स हो गया, या फिर ये डेथ ऑफ अ सेल्समैन ही ले लेते हैं. तो डेथ ऑफ अ सेल्समैन में कि एक ही परिवार है और परिवार के हैं अड़ोसी पड़ोसी और उसका है बॉस. तो जिससे मतलब एक जो अगर मैं हीरो की बात करूं, मैं हीरो हूं, मैं किस किस से एसोसिएटेड हूं, तो मेरे रिलेशंस किस किस के साथ हैं, इस सारी चीज़ों को आर्थर मिलर दिखाना चाहते थे. बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा और वो ये भी दिखाना चाहते थे कि ट्रेजेडी आम आदमी की भी होती है. और इसी बीच में मैं एक पॉइंट और था, मतलब यहाँ से हम करते हैं. आर्थर मिलर ने, आई गेस मैं बताऊंगा आगे चल के, मैं थोड़ा सा कहीं तो चला गया वो पॉइंट. खैर आप बता रहे थे. बट ये दिस इज ऑल्सो लाइक अ साइन ऑफ द चेंजिंग टाइम्स. क्योंकि क्या होता था, इन अ लॉट ऑफ वेज अमेरिका दुनिया की वन ऑफ द अर्लियर डेमोक्रेसीज थी. तब तक ये होता था कि जहाँ पर भी मोस्टली सब मोनार्कीज रहती थी और जो लोग पावर में रहते थे वो लोग सब इन पावर, मतलब जो मेन एक तुम्हारा राजा या कोई होगा उसी से जुड़े जुड़े, कोई एक मंत्री हो गया, कोई ये हो गया, कोई वो हो गया, तो ये सब जुड़े रहते थे और कॉमन मैन पिक्चर में था ही नहीं. ह्यूमन लाइफ की भी वैल्यू उतनी रहती नहीं थी. लोग बाग बहुत मरते थे, बीमार होते थे, ऐसी कुछ फैसिलिटीज नहीं थी जिससे लोग का फायदा हो. इनफैक्ट ऐसा कोई कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता था. बट विथ चेंजिंग टाइम्स जब कहानी का फोकस एक कॉमन मैन हो जाता है, ये आपको ये दर्शाता है कि अब जमाना बदल गया है ना. सोसाइटी जिस तरह से फंक्शन करती है वो बदल गई है. इंस्टेड ऑफ वन पावर बीइंग सेंट्रलाइज्ड, अब जो है ये पावर या फिर इन्फ्लुएंस या फिर मतलब इसेंशियली पावर ही आप कह लो, वो अब लोगों के हाथों में आ गई है थ्रू डेमोक्रेसी. उस बीच में अमेरिका और ये सब बात हो रही है, तो पावर या पार? देखो एक्सेंट्स का फर्क रहता है, बट इट्स पार. मोस्ट पीपल से इट्स पार बिकॉज़ कमिंग फ्रॉम यू पावर, तो ऐसे में तो ठीक है. बट लेकिन अगर आपने वो देखी होगी, क्या नाम है उसका, स्टार वॉर्स. स्टार वॉर्स का जो प्रीक्वल ट्रिलॉजी है 1 2 3, अच्छा, अनलिमिटेड पावर.
So according to him, it's power. तो Not Manoj power, but power. यार ये कंफर्टेबल है भाई, ऐसे हाँ, वो कर सही है ना, बट रॉकिंग ज्यादा नहीं करने, नहीं तो क्या हो जाएगा। और आज हम बात करने वाले थे नहीं 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 खैर, कमिंग बैक टू द स्टोरी एट हैंड। है ना, बहुत अच्छा पॉइंट बताने वाला था यार मिलर। मैं क्योंकि क्या है ना, ये नाटक के जैसे आपने पूछा ना कि क्यों आज डेथ ऑफ अ सेल्समैन उठाया, तो वो जो पॉइंट है मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्या वो पॉइंट है कि मिलर ने एक और चीज़ पे बहुत संजीदगी से बात करनी चाहिए थी, और बहुत इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट। खैर सॉरी हम आप अमेरिकन ड्रीम की तो बात नहीं कर रहे हो तुम? नहीं, अमेरिकन ड्रीम तो है, वो एक मुद्दा है। मैं राइटिंग स्टाइल पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, But खैर ठीक है। अब जब अमेरिकन ड्रीम की बात आ ही गई है तो लेट्स गो बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट दैट आई हैड मेड कि सेल्समैन और अमेरिका एक नेवर एंडिंग स्टोरी है। तो इसमें सेल्समैन को दिखाकर सबसे पहले तो इमीडिएटली जो कॉमन मैन है वो रिलेट कर जाता है ना, एवरीबॉडी नोज अ सेल्समैन एंड इन सम नेबरहुड्स एवरीवन इज अ सेल्समैन। एंड अगर आप मोटे मोटे तौर पर देखें तो अर्ली कैपिटलिस्ट सोसाइटी में यस एवरीवन इज अ सेल्समैन। हम हमेशा अपना या तो ट्रेड बेच रहे हैं, कुछ ना कुछ बेचकर पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज द बेसिस ऑफ कैपिटलिज्म। तो जब वो घर आता है थका हारा जब वो घर पहुंचता है तो उसकी बीवी इमीडिएटली उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम क्या हो, तुम कैसे हो। और ये विली लोमन जो है, आप समझ लीजिए लेट 50s अर्ली 60s उसकी उम्र रहेगी, ठीक है। उसके 2 जवान बेटे हैं और इमीडिएटली आपको ये समझ आ जाएगा पहला सीन शुरू होते ही कि कुछ तो गड़बड़ है। ही इज नॉट क्वाइट देयर, नॉट क्वाइट प्रेजेंट। थोड़ी बीच बीच में अजीब सी बातें करता है, वो एक टॉपिक पे टिक नहीं पाता, मगर एक थीम जरूर रहती है उसके डायलॉग से। एक्चुअली हमें ये समझ आता है कि वो किस आइडियोलॉजी में विश्वास करता है, वो कौन सी दुनिया में जी रहा है या कौन सी दुनिया का पार्ट होना चाह रहा है। और यहाँ से शुरुआत होती है, और रादर दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द अमेरिकन ड्रीम इनटू द स्टोरी। तो अमेरिकन ड्रीम के बारे में आप क्या जानते हो? अमेरिकन ड्रीम के बारे में मतलब अमेरिकन ड्रीम से पहले जिस दुनिया की जो बात कही ना, वो दुनिया के बारे में बता देता हूँ। क्योंकि विली लोमन ने जब भी अपना मतलब अभी ये नाटक 48 में लिखा गया, ठीक है, तो एक तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर लिखा गया ये नाटक, ठीक है, प्लस ग्रेट डिप्रेशन भी हो चुका है, ठीक है। विली लोमन जिस आइडियोलॉजी पे बिलीव करता है, मतलब अगर वही अमेरिकन ड्रीम जो है कि अगर मैं हार्डवर्क करूंगा तो मेरी सक्सेस गारंटीड है, ठीक है, कुछ ऐसा ही है। अब क्या है, विली लोमन 1920s मान लीजिए कभी वो बना होगा सेल्समैन, ठीक है। अब वो जब सेल्समैन बना तो उस समय ये चलता था और इस आइडियोलॉजी पे ये काम होता था कि अगर मैं प्रेजेंटेबल दिख रहा हूँ, अगर मैं लोगों को पसंद आ रहा हूँ, ठीक है, और एवरीवन सीज कि हाँ कोई काम है तो मैं व्योम के पास चले जाता हूँ, ही इज द बेस्ट मैन, तो मतलब इस तरीके से वर्ड ऑफ माउथ से मैं ज़्यादा सक्सेस पा सकता हूँ, ठीक है। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है पर ठीक है। तो हाँ, ये एक आइडियोलॉजी थी। फिर आया ग्रेट डिप्रेशन 1929-30s में, है ना। तो जब वो आया उसके बाद सारा कुछ बदल गया। उसके बाद ये वाली चीज़ नहीं चल रही और लोगों ने बहुत सारी चीज़ों में अडेप्ट किया। बट विली लोमन, अगर मैं नाटक की बात करूँ, जिस तरीके का वो कैरेक्टर दिखाया गया है, ही रिफ्यूज टू अडेप्ट। उन्होंने बोला नहीं, मैंने इसी जो होता है ना, मेरे यही प्रिंसिपल्स हैं, मैं इसी आइडियोलॉजी में बिलीव करता हूँ, मैं इसी तरीके से रहूँगा, मैं अडेप्ट नहीं करूँगा। और फिर यही हुआ कि वो उसने अडेप्ट नहीं किया, वो उसी तरीके से जैसे घर घर जाके जैसे सेल्स होती थी वैसा ही करता रहा। फिर धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर भी आ गई। वर्ल्ड वॉर के बाद 44 में बिलबोर्ड्स, रिटेल, एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा यूज होने लगे। जो सेल्स मैन थे उनका जो बेसिकली उस टाइम पे एडवर्टाइजिंग का एक ही जरिया थे, राइट। अब ये चीज बदल गई थी। अब ये आप एक बिलबोर्ड डालकर 100 लोगों का काम कर पा रहे। बस कई बार तो फोन लगा के हाँ देखो ये खरीदना, आई वांट टू परचेज, जो अगर वो बता सकते हैं क्या बोलते हैं उसको, मूवी याद रहती है मुझे लियोनार्डो की सेल मी दिस पेन, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। उसको क्या बोलते हैं, वो जो सेंटर होता है बार बार कॉल सेंटर, नो हाँ कॉल सेंटर नहीं
अरे स्टॉक यार ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकिंग टाइप्स मतलब स्टॉक ब्रोकिंग में भी मतलब वो दिखाया, एक एस्पेक्ट दिखाई कैसे वो फोन पे कॉल कर हाँ करके हाँ हाँ हाँ, लोग को बार बार वो करते थे। तो काइंड ऑफ वो वाला भी हो गया ना कि आई हाँ, वांट सो जो दिस। घर घर जाकर मतलब बेसिकली क्या है कि वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि अमेरिकन ड्रीम का एक्चुअली कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। हाँ तो ग्रेट डिप्रेशन के जस्ट पहले भी मतलब एक ऐसा आइडिया बेचा जा रहा था लोगों को कि अमेरिका अमेरिका ने क्या किया था थ्रू इट्स कैपिटलिस्टिक मींस, काफी सारा पैसा आ गया था अमेरिका के पास, और बहुत ही अलग थे वो दुनिया से काफी ना, कि ये क्या था, पावर डिसेंट्रलाइज थी इन अ लॉट ऑफ वेज, कि सब लोग एक गवर्नमेंट पे उतने ज्यादा डिपेंडेंट नहीं थे। मोस्ट ऑफ द पीपल वर ट्राइंग टू रन देयर, मतलब गवर्नमेंट के पास पावर जरूर थी मगर लोगों को अपनी अपना जीवन अपना तरीके से जीने की बाकी जगहों से थोड़ी ज्यादा आजादी थी। तो काफी हद तक वो ऑटोनॉमस भी थे, वो अपना दे वुड टेक केयर ऑफ देयर ओन बिजनेस Okay. एज दे वेरी प्राउडली लाइक टू से। तो जब ये इकोनॉमिक्स में अप्लाई होता है तो ग्रेट डिप्रेशन के पहले ऐसा था कि सेल्समैन का काफी रोल रहता था, है ना, क्योंकि क्या है कि अभी भी मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, है ना, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो सबके पास कुछ करने के लिए है। लेकिन जब ग्रेट डिप्रेशन आया कई सारी फैमिलीज ने एक झटके में काफी कुछ खो दिया। 1929 की बात है। वहां से फिर अमेरिकन ड्रीम को वापस बेचना शुरू करना पड़ा उन्हें, क्योंकि होप चाहिए रहता है कंट्री को। अगर होप नहीं है तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हो या ना हो, और अगर ना हो खास करके तो आगे चलकर बनेंगे भी नहीं। तो होप जगाने के लिए ये अमेरिकन ड्रीम को वापस बेचा जाने लगा कि अब हम एक ऐसी कंट्री बनाएंगे जहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेगी सबके लिए, और जब तक आप कर्मठ हैं, आप में सही लक्षण हैं, आप कुछ ना कुछ बन सकते हो, यू विल हैव अ रिच लाइफ। ठीक है, मगर मगर धीरे 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 चलकर क्या होने लगा कि जैसा कि अक्सर होता है जब भी कोई बड़ा इवेंट हो जाता है जहां पर बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती हैं, या फिर बहुत सारे लोग अपनी आमदनी खो देते हैं, तो ऐसा होता है कि ये जो मार्केट जहां पर पहले 100 प्लेयर्स थे शायद 50 सरवाइव करेंगे। अब जब वो 50 सरवाइव कर जाते हैं तो पहले तो जो 50 हार गए वो या तो इन्हीं 50 के अंडर काम करने लगते हैं या वो पूरी तरह हट जाते हैं। विली लोमन इज वन ऑफ दोज पीपल जो अब पूरी तरह छटने लगा था। he is not he does not belong to this time. A lot of things have changed in front of his eyes and this man has simply refused to understand कि मुझे किस तरह, how do I keep up with the times। तो ये एक हारा हुआ इंसान है, और जो बहुत ऑब्वियस हो जाता है उसके सीन में एंट्री लेते ही, नाटक शुरू होते ही। वो उसी उसी नोट पे शुरू होता है। हम्म। और हाँ, जो मैं बात कह रहा था, अमेरिका जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, जिस दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो विली लोमन का जैसे ही नाटक शुरू होता है तो डिस्क्रिप्शन देता है हर राइटर, प्ले राइट ने जो डिस्क्रिप्शन दिया कि जहाँ विली लोमन रहता है, तो जिस तरीके के घर उस समय होते थे पहले अमेरिका में, मैं एक फ़ोटो डाल दूंगा कि विली लोमन का घर कैसा दिखता है। तो उस तरीके के घर हैं, और उस घर तरीके के घर हम नहीं रहे हैं, और सिर्फ विली लोमन का उस तरीके का घर है, और आसपास अपार्टमेंट्स बन गए। तो आप इमेजिन करिए, फोटो में भी देखेंगे, एक घर है और लंबी लंबी हाई राइजिंग बिल्डिंग बन गई है आसपास। तो वो एक तरीके से उस बिलोंग ही नहीं कर रहा, वो दिखाना चाहे कि वो उस सर्कल में, उस जो कि मेटाफोरिकली आप खेलते हैं अपने राइटिंग में, तो वो दिखाना चाह रहे हैं कि ही डजंट बिलोंग हियर, बट ही इज सो स्टबर्न, और ही इज trying so hard कि to be in this race, to be in that rat race, to say that। और विली लोमन एक और बात कहता है नाटक में, मतलब आते हुए जिक्र होता है उसमें थोड़ा सा कि मेरे कपड़ों से ना बड़ा, मतलब ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, अपीयरेंस, क्योंकि सेल्स उसी तरीके से होती थी, ठीक है, तो उसके लिए घड़ी ये वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। पर वो कहता है कुछ अलग तरीके से कपड़े की स्मेल आ रही है कुछ, और वो कहीं नहीं है कि कहाँ। तो ये मेरा इंटरप्रिटेशन था कि जब ये हाई राइजिंग बिल्डिंग बन गई है और उसके घर में धूप तो आती नहीं, तो वो उस तरीके से दिखाया गया कि वो जो स्मेल है, वो एक होता है ना कि वैसे भी आ रही है जस्टिफाई करने के लिए कि धूप की वजह से नहीं आ रही, प्लस वो उसके अंदर से आ रही है, जब आप खुद में नहीं वो जो अचीव कर पाते ना, और आप अपने आप में आपको एक सड़ांध की बू आती है, वो वैसा कुछ है जो दिखाया गया। हाँ, और मतलब इससे एक जो थीम जो मतलब सटल थीम है ये नाटक की, कि ये जो अमेरिकन ड्रीम के पीछे भागते भागते हम जो चीजें खोते जा रहे हैं वो भी उसमें एक्सप्लोर की गई है। कि अभी एक इंसान है जो इस कॉन्सेप्ट है उसमें छटता तो जा ही रहा है,
मगर एज अ सोसाइटी में हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि जहाँ पहले सबर्बन हाउसिंग मतलब एक तरीके की हाउसिंग रहती थी कि ऐसे रो हाउसेस थे बेसिकली ना, मतलब इन एम्पल स्पेस था सबके लिए, अच्छी खासी कम्युनिटी थी। अब वहां पर हाई राइज बिल्डिंग्स बन गई हैं, तो पर पर्सन जगह कम हो गई है आपके लिए, है ना। और साथ ही साथ जो एक हेल्दी छोटी मैनेजेबल कम्युनिटी थी वो अब ज्यादा ही फैल गई है ना। जहां एक रो हाउस में शायद 4 लोग रहते थे, अब वहां एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है जहां 10 फैमिलीज रहती हैं। बिल्कुल। सो दिस इज टू मेनी माउथ्स टू फीड। तो इससे ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का क्या हुआ है, खराब हुआ है। तो ये भी वो इनडायरेक्टली ये दिखाना चाह रहे हैं कि करंट स्थिति क्या है अमेरिका की। खैर, फिर जब विली लोमन की जब एंट्री होती है और उसकी वाइफ रात को आता है वो थका हारा सा, तो जैसे मैंने कहा कुछ कुछ चीजें बहुत ऑब्वियस रहती है कि उसकी दिमागी हालत थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड है, कई तरीके से ठीक नहीं है, काफी ऑब्वियसली ये दिखाया जाता है उसके डायलॉग के थ्रू, उसके बिहेवियर के थ्रू। और उसकी वाइफ उसे कहती है कि हमारे दोनों बच्चे आए हुए हैं घर में। और फिर वो लोग अपने बचपन की बातें करने लगते हैं कि जब वो छोटे थे वो किस तरह थे। वो बताती है कि दे वो बोथ शेविंग टुगेदर इन द वॉशरूम, जैसे बचपन में वो ब्रश करते थे, आज दोनों लड़के हमारे शेव कर रहे थे, तो मुझे देखकर कितना अच्छा लगा। सो दिस इज ऑल्सो शोइंग अ पिक्चर ऑफ द टाइम्स दैट दे हैड। और बिफ बहुत समय बाद आया घर। बिफ घर में नहीं रहता उन लोगों के साथ, बिफ बाहर बहुत समय बाद। बिफ उनका बड़ा लड़का है। बिफ उनका बड़ा। मैं फटाफट एक काम करते हैं, सारे कैरेक्टर्स फिर से बोल देते हैं ताकि, क्योंकि अब तो नाटक की बात हो ही रही है ना। तो विली लोमन, वाइफ, डैडी, वाइफ, मामा, लिंडा, फिर बिफ, बिग ब्रो, हैप्पी, लिल ब्रो, यस, उनका नेबर चार्ली का बिजनेस गाय, चार्ली का क्या बोलते हैं बेटा बर्नार्ड, लॉयर गाय, बिजनेस जो कि बिफ का बचपन का दोस्त भी। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद ये तो है जो रिलेटेड है। और फिर हावर्ड जिनके यहाँ काम करता है, जिनके यहाँ विली काम करता है, डैडी वर्क्स अंडर हावर्ड। और एक है बिल, क्या था उसका नाम, बिल ऑलिवर, जिसके पास बिफ जाएगा एक्ट 2 के उसमें अपने लिए काम, बिजनेस आइडिया लेकर। सो अब जब बेसिक्स कवर हो गए इन दोनों के नाम से, अब हम कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, कहानी में आगे बढ़ते हैं। यस, फटाफट। तो कहानी डिवाइड की गई है 3 एक्ट्स में बेसिकली। तो पहला एक्ट जो है, पहले एक्ट में क्या कवर होता है, पहले एक्ट में ये दिखाया जाता है कि कौन कौन लोग हैं। सबसे पहले पात्र परिचय होता है सबका एक एक करके। जैसा पहले भी मैंने बताया कि बिगिनिंग, मिडल और एंड, एस्टैब्लिशमेंट सबसे जरूरी है एक्सपोजिशन की तरह, वैसे सेटअप होता है पूरा कि किस जगह हैं हम। और एक फैमिली डायनामिक दिखाई जाती है कि किस तरह की एक ब्रोकन फैमिली है जहाँ पर सबकी सबसे बनती नहीं है। मगर इसमें फिर भी थोड़े बहुत पॉजिटिव्स हैं। विली का उसकी वाइफ के साथ रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है। विली काफ़ी अग्रेसिव दिखाया जाता है, काफ़ी थका हारा एक इंसान दिखाया जाता है, और साथ ही एक ऐसा इंसान जो धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खो रहा है, स्लोली बट श्योरली। क्योंकि क्या है, इस मतलब शुरुआत में जब उसका अपनी पत्नी के साथ जो इंटरेक्शन रहता है उसमें ये दिखाया जाता है कि कैसे वो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में जंप कर रहा है, बहुत जल्दी चिढ़ जा रहा है। तो इससे आपको ये समझ आता है कि ये जो एक इंसान है इसकी दिमागी हालत मतलब अगर हेल्दी भी है तो ये कोई हेल्दी दिमाग वाला इंसान नहीं है। बेसिकली हेल्दी ना होते हुए भी बहुत सारा थॉट चल रहा है, जो कि आगे स्टोरी में पता चलता है कि वो इस तरीके की बातचीत क्यों कर रहा है। और फिर इसी कॉन्वर्जेशन के दौरान पता लगता है कि उनके जो 2 बेटे हैं, बिफ और हैप्पी, दोनों इस वक्त घर आ चुके हैं। दोनों घर रहते नहीं थे। बिफ शायद इस वक्त 34 या 24 ईयर्स का है, 34 ईयर्स का है, और हैप्पी उससे कुछ साल छोटा है। तो दोनों घर पे रहते नहीं हैं अपने पेरेंट्स के साथ, दोनों आए हुए हैं, विजिट कर रहे हैं। तो फिर उनका कॉन्वर्जेशन दिखाया जाता है जिसमें वो रेवेनेस करते हैं और मतलब सोचते हैं कि क्या हो गया है, कैसा हमारा बचपन था, कितना अच्छा था, उन दोनों का रिलेशनशिप किस तरह था, ये एस्टैब्लिश किया जाता है। और साथ ही साथ वो ये भी डिस्कस करने लगते हैं कि कैसे अब जब उनके पिताजी आ गए हैं बिजनेस ट्रिप से वापस, तो अब उनसे उनका सामना कैसे किया जाए और कैसे उनसे डील किया जाए। और इसी वक्त बैकग्राउंड में ये दिखाया जाता है कि विली जो है अपने आप से बातें कर रहे हैं और बहुत तेज तेज कर रहे हैं। तो ये पहला काफी क्लियर कट इंडिकेशन है कि दिस इज समवन हु इज टोटली लूजिंग कंट्रोल ऑफ हिज माइंड। यस।
और ऐसे ये सब चीजें एक्ट 1 में एस्टैब्लिश की जाती हैं। फिर खैर और एक चीज और कि बिफ और विली, जो कि नाटक में बाद में रीजंस पता चलते हैं, लेकिन उस समय ये पता चलता है कि जैसे वो नहीं रह रहा बिफ इन लोगों के साथ, तो इनके आपसी बीच में बातचीत नहीं है उतनी अच्छी, ठीक है। तो एक ये पर्सपेक्टिव ये भी था कि बिफ के जरिए, बिफ ऐसा कैरेक्टर दिखाया, बिफ के जरिए एक ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट चलता आ रहा होता है, यस, ठीक है, जो विली है जो विली है, और वो और उसका एक एंटीथेसिस बिफ है। राइट। तो उस जनरेशन टू जनरेशन हम तोड़ते हैं, क्योंकि जिस तरीके से विली रहना चाहता है, जिस तरीके से वो चाहता होता है कि बिफ इस तरीके का जीवन जिए, ऐसा बने वैसा बने, वो सब नहीं करता बिफ। बेसिकली मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से एक जनरेशन गैप दिखाया गया है। हाँ हाँ जनरेशन गैप Right. मतलब नॉट जस्ट थ्रू एन ओल्ड एंड अ यंग मैन बट इन आल्सो द वे दे डील विद देयर लाइफ। कि कैसे वो होता ही है, सभी के साथ होता है कि अभी हम YouTube वीडियो बनाने बैठे हैं, हाँ। तो घर पे अगर पूछा जाए तो नहीं चाहते, कभी सोचा ही नहीं होगा कि शायद कुछ हम ऐसा कर रहे हैं या हम थिएटर करना चाहते हैं, तो किस तरीके की बातचीत रही होगी हमारी फैमिली के साथ। तो वो एक जनरेशन जो है ना, ये इसीलिए, ये नहीं है सिर्फ ये अमेरिका की कहानी है, ये हर जगह की कहानी है। यही जो मैं बात कर रहा था शुरू में कि आर्थर मिरर किस तरीके से ह्यूमन रिलेशंस को एकदम निटिंग करते हैं उस चीज की। यस। फिर क्या होता है कि एक्ट 2, हाँ, नहीं एक्ट 2 अभी तक Act नहीं। one? तो एक्ट 1 में फिर थोड़ी बात और आगे बढ़ती है। अच्छा। वो दोनों नीचे आते हैं क्योंकि विली बहुत तेज तेज से चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है और फिर घर से बाहर चले जाता है। तो सब लोग नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद बिफ और हैप्पी पूछते हैं कि ये कब से ये चल रहा है ना, कि क्या हो रहा है उनको। फिर वो थोड़ा भय भी दिखाती है, दर्शाती है कि मैंने बेसमेंट में कुछ ऐसी चीजें पाई जिससे शायद ऐसा लग रहा है कि कहीं ये अपनी जान ना ले ले। हाँ, होस पाइप मिलता है हाँ, उनको। काफी फ्रस्ट्रेटेड एक फिगर फिर हमें पता लगता है कि विली का है। और इसी दौरान फिर उनका भी रिलेशनशिप और एक्सप्लोर होता है, खासकर कि दोनों बेटे का अपने पिताजी के साथ, कि कैसे थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया, थोड़ा सा खौफ है और काफी सारा सप्रेस फ्रस्ट्रेशन भी है, खासकर कि बिफ का, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सिंपैथी नहीं दिखा रहा होता है, बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक नहीं होता है। इस बारे में उसका छोटा भाई उससे कन्फ्रंट भी करता है कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, वो हमारे पिताजी हैं, वो जो चाह रहे हैं तुम उतना कर लो तो फिर शायद तुम दोनों के बीच के हालात थोड़े सुधर सकते हैं। यही सुन के विली अंदर आ ही जाता है और फिर सब में बातचीत होने लगती है। और खैर इस बातचीत का कंक्लूजन ये होता है कि दोनों पहले तो ये थोड़ा सा ये दर्शाते हैं कि वो करेंटली अपनी लाइफ में कहाँ है। ना बिफ बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है, ना विली बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है, और दोनों का फ्रस्ट्रेशन बहुत अलग रीजंस की वजह से और बहुत अलग तरीके से क्लैश होते हैं। राइट। दोनों यहाँ पर विली जो है अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन अपने बेटे पे निकाल देता है, कहता है अरे यार तुम इतने टैलेंटेड थे, तुम ये थे, मैं तुम्हें बचपन से ये सब सीख दे रहा हूँ। वही सारी बातचीत जो सबने सुनी होगी कहीं ना कहीं, वही वाली बात कि जो पिता जो चाहते हैं, जो इच्छाएं होती हैं उनकी कि आप ये बनिए, मैं इतना कुछ किया। क्योंकि इसी बीच में शायद एक्ट 1 में ही आता है कि उनका जो पड़ोसी जिनकी बात करी, बर्नार्ड करके जो लड़का है, तो बचपन के फ्लैशबैक्स इसमें बहुत आते हैं इस नाटक में। तो बर्नार्ड और बिफ का दिखाया गया है कि जब वो बाहर से फुटबॉल खेलता हो, बिफ वाज अ फुटबॉलर अपने चाइल्डहुड में, तो खेल क्या अमेरिकन फुटबॉल, अमेरिकन, लेट्स कीप दैट क्लियर। फुटबॉलर मतलब बदनाम ही करते हैं और देश से। सॉरी, हाँ सॉरी। तो हाँ, तो आता है, तो वहां पे वो आ रहा होता है, तो वो बोलता है कि माय बॉय ये बनेगा वो बनेगा, और बर्नार्ड तुम कुछ नहीं कर पाओगे, देखना मेरा बेटा कहाँ से कहाँ चला जाएगा, ठीक है। और ये सब होता है उसके मन में कि मेरा बेटा वो अमेरिकन ड्रीम अचीव कर लेगा जो मैं नहीं कर पाया। यस। और साथ ही साथ बिफ का जो फ्रस्ट्रेशन रहता है इस कॉन्वर्जेशन में, वो इस कदर आता है कि आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। हाँ, कि ये जो हमारे बीच का ये जो गैप है, ये गैप में आप एक ब्रिज क्यों नहीं बना रहे हो। Why are we not able to come to or meet at a common ground? राइट। तो ये इन दोनों का फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर आता है, बट इसका कंक्लूजन इस तरह निकलता है कि दोनों फिर डिसाइड करते हैं कि देखो हम दोनों अपने वी आर बोथ डाउन ऑन आवर लक, बट अब हम दोनों को कुछ करना पड़ेगा। तो विली डिसाइड करता है कि कल मैं जाकर अपने एम्प्लॉयर से कहूंगा कि जो मेरी अभी ट्रैवलिंग की जॉब है इसे प्लीज आप हटा दीजिए, मुझे यही काम दे दीजिए। और बिफ कहता है कि देखो मैं भी जो है बिल ओलिवर के पास जाता हूँ और उसके पास एक ऐसा बिजनेस प्रोपोजिशन लेके जाऊंगा जिससे वो बहुत खुश हो जाएगा। राइट।
तो शायद और बिल टुमारो ओलिवर उसका कभी का शायद क्लासमेट होता है, बहुत पहले उसके साथ काम वाम, या फिर वो उसको काम क्या रहता है, एक फॉर्मर काम एम्प्लॉयर रहता हाँ है। काम क्या रहता है, क्लासमेट नहीं रहता, बहुत पहले उसने कभी कुछ काम किया रहता है। तो वो ये कहता है कि मैं जाऊंगा तो बिल, मेरे पास ये बिजनेस आइडियाज है, मैं पिच करूंगा और कुछ काम मिल जाएगा, बिल मुझे मना कर ही नहीं सकता। इस एंड माइंडसेट के साथ दोनों जाते हैं। एंड दिस वाज एक्चुअली बेस्ड ऑफ ऑफ मतलब उसका जो बिलीफ था, हम्म, मेरा एक काम हो जाएगा, वो उसमें था कि विली को हमेशा ये लगता था कि कॉन्टैक्ट्स कॉन्टैक्ट्स आपको आगे ले जाएंगे। तो डायलॉग बिफ, ये कॉन्टैक्ट्स बिफ हाँ, कॉन्टैक्ट्स कॉन्टैक्ट्स बेन 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 वो आएगा आगे, कॉन्टैक्ट्स हाँ, बेन कॉन्टैक्ट्स। तो यहाँ पर कंक्लूड होती है कि कल हम दोनों जाकर कुछ चीजें बदलने की कोशिश करते हैं हाँ, और देखते हैं क्या होता है। और ये कहकर विली चला जाता है और उसकी माँ जो है वो उन दोनों बच्चों को फिर समझाती है कि देखो अपने पिताजी को इस तरह से आप नकारिए मत, और अकेला ठीक ना है, छोड़ो। परेशान है वो, है ना, परेशान है, और ही इज जस्ट अ बोट लुकिंग, ही इज जस्ट अ शिप लुकिंग फॉर अ हार्बर। राइट। ऐसा कहकर वो उन्हें समझाती हैं कि कल शाम को उनके साथ आप खाने पर जरूर चले जाना। एक्ट 1 खत्म। तो ये था पार्ट 1। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में हम पार्ट 2 में और भी इस नाटक के बारे में बात करेंगे, कुछ कुछ थीम्स ब्रेक डाउन करेंगे। सो सी यू देन इन पार्ट 2।